ये जो नीरव मोदी ने स्कैम किया था, कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं किया था। इसके बाद गवर्नमेंट को इंडियन बैंक्स के रेगुलेशन तक चेंज करने पड़ गए थे और रातों रात नीरव मोदी दुनिया की करोड़पतियों की लिस्ट से निकल के दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गए। क्या था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डायमंड का मेन गेम चल रहा था वो बेल्जियम के एंटवर्प में चल रहा था और इसको डायमंड वर्ल्ड का कैपिटल भी कहा जाता था। इनफैक्ट वर्ल्ड में जितनी भी डायमंड की ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे, उसमें से 85% रॉ डायमंड एट सम पॉइंट बेल्जियम मार्केट से ही होके गुजरता था। तो केशव लाल मोदी अपने बेटे दीपक मोदी को डायमंड के बिजनेस के लिए बेल्जियम में जाने के लिए रेडी कर लेते हैं। अब यहां से नीरव मोदी के फादर दीपक मोदी जो थे वो बेल्जियम और इंडिया जो थे वो आते जाते रहते थे। एक बार इसने एक कैनेडियन सिटीजन जिसका नाम पॉल था उसको $12,000 में नकली डायमंड की रिंग दे दी थी। उसने इसके ऊपर केस भी कर दिया था, लेकिन इसने अपनी पावर का यूज करके केस रफा दफा करवा दिया था। अब मैनेजर के साथ मिलके 1212 LOUs ले लिए थे, मतलब कि 11,400 करोड़ रुपए इसने पीएनबी को गारंटर बना के इंडिया के बाहर भिजवा दिए। दिनेश भारद्वाज ने कहा कि LOU तो ठीक है आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसकी सिक्योरिटी में क्या रखोगे आप? तो इसके से नीरव मोदी अपनी 3 कंपनी स्टेलर डायमंड, डायमंड आर यूएस और सोलर एक्सपोर्ट से फिर से एक नए LOU के लिए अप्लाई करवाता है। सेम पीएनबी ब्रांच मैनेजर ने जो जो चीजें की थी वो सारी चीजें सामने आ गई। बिना किसी सिक्योरिटी के पीएनबी बैंक करोड़ों का गारंटर बन चुका था। मतलब इधर पीएनबी बैंक में इतना सारा केओस मचा हुआ था और दूसरी तरफ नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में हमारे पीएम के साथ फोटो खिंचवा रहा था। फिर थक हार के 4 दिन बाद पीएनबी बैंक 29 जनवरी 2018 को आरबीआई को फ्रॉड के बारे में बताता है और इसके साथ साथ पीएनबी बैंक के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सीबीआई के पास नीरव मोदी और उसकी जितनी भी कंपनीज थी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी और बाकी जितने भी एसोसिएटेड अकाउंट थे नीरव मोदी के उन सबको फ्रीज कर दिया। इस पूरी छानबीन में 10 पीएनबी के एम्प्लॉइज थे जिनके ऊपर शक था, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये इतने लोग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इनके ऊपर कार्रवाई करी पीएनबी की हायर अथॉरिटी ने। सीक आउट नोटिस जारी किया ताकि एक बार नीरव मोदी को बुला के इंक्वायरी की जा सके, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। नीरव मोदी ने कभी हेल्थ का बहाना बनाया, कभी कोई अपॉइंटमेंट या किसी मीटिंग का बहाना बनाया, लेकिन वो आया नहीं। एंट्री होते ही बाकी सारी चीजें तो पता चलती हैं, इसके साथ साथ ये जो शेल कंपनीज बना के पैसा घुमा रहा था उसके बारे में भी पता चल जाता। अब इंडिया के अंदर ये जो सारी चीजें चल रही थी नीरव मोदी को इसके बारे में पता चल चुका था, तो वो अपने भाई निहाल मोदी के साथ मिलके ये जो शेल कंपनी के डमी डायरेक्टर्स थे इनके मोबाइल जब्त करा के तुड़वा देता है और इन डमी डायरेक्टर्स को इजिप्ट के कायरो में शिफ्ट करवा दिया जाता है। और जब तक ईडी को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इसके बाद ईडी 15 फरवरी को नीरव मोदी के कुर्ला रेसिडेंस, काला घोड़ा ज्वेलरी स्टोर, ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी ऐसे करके 17 जगह पे इसकी प्रॉपर्टी थी वहां पे रेड मारती है और इसकी प्रॉपर्टी को जब्त करती है। इसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन थी वो 5100 करोड़ आती है और ये जो वैल्यूएशन थी 5100 करोड़ की ईडी फॉरेन मिनिस्ट्री को लेटर भेज के नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पासपोर्ट रद्द करवाती है। 13 मार्च 2018 को आरबीआई ने ये जो LOU का पूरा सिस्टम था इसको ही बैन कर दिया। तुरंत फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 लेके आया गया ताकि आगे से ऐसा ना हो। और ऑफ टॉर्चर में यह है कि पनिशमेंट के नाम पे आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते। और आर्टिकल 6 यानी कि राइट टू अ फेयर ट्रायल, जिसमें अक्यूज का फेयर ट्रायल होना चाहिए, इन सब का यूज करके नीरव मोदी के वकील ने नीरव की मेंटल हेल्थ रिपोर्ट सबमिट की कि वो अपनी जान ले सकता है ऐसी सिचुएशन में अगर उसको इंडिया भेजा गया और उसकी मां भी पहले ऐसे कर चुकी है तो बहुत रिस्की होगा। कोर्ट ने भी 9 नवंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाया और नीरव मोदी को इंडिया को हैंड ओवर करने को कहा। यहां भी नीरव मोदी मानता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाने का ट्राई करता है, लेकिन लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के जज जो थे उन्होंने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब यहां